नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे राजस्थान के इतिहास की एक गौरवशाली यात्रा पर और जानेंगे अजमेर और रणथंभौर के चौहान वंश की अद्भुत कहानी। इस ऐतिहासिक यात्रा में हम उनके स्वर्ण युग से लेकर उनके बलिदान और शौर्य गाथाओं को बहुत करीब से देखेंगे। आइए सबसे पहले चौहान वंश के इन दो प्रमुख दुर्गों की ऐतिहासिक टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। कहानी की शुरुआत 1105 ईस्वी में होती है, जब अजयराज द्वारा अजमेर शहर की स्थापना की गई। आगे चलकर 1153 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ का स्वर्ण काल आता है और 1177 ईस्वी में महान पृथ्वीराज तृतीय का राज्याभिषेक होता है। लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध चौहान साम्राज्य के लिए एक युगांतरकारी मोड़ साबित हुआ। इसी वर्ष गोविंदराज द्वारा रणथंभौर शाखा की नींव रखी गई। 1282 ईस्वी में राव हम्मीर ने दिग्विजय हासिल की और अंततः 1301 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम शाका हुआ, जिसके बाद दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। अजमेर के निर्माण का श्रेय मुख्य रूप से दो शासकों को जाता है, अजयराज और अर्णराज। अजयराज ने 1105 से 1133 ईस्वी तक शासन किया और 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना कर इसे राजधानी बनाया। उन्होंने अजयप्रियद्रम नाम के चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए, जिन पर उनकी रानी सोमलेखा का नाम अंकित था। अजयराज ने तुर्की आक्रमणकारियों को पराजित किया और पार्श्वनाथ मंदिर को स्वर्ण कलश भेंट कर अपनी धार्मिक सहिष्णुता दिखाई। उनके बाद अर्णराज 1133-1155 ईस्वी ने तुर्कों के रक्त से अपवित्र भूमि को धोने के लिए प्रसिद्ध आनासागर झील का निर्माण करवाया। इसके अलावा उन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया और मालवा व गुजरात के शासकों को हराया। उनके दरबार में देवबोध और धर्मघोष जैसे विद्वान थे। अब बात करते हैं चौहान साम्राज्य के सबसे गौरवशाली समय की। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ 1153 से 63 ईस्वी का शासन चौहानों का स्वर्ण काल था। विग्रहराज, जिन्हें बीसलदेव और कविबंधु भी कहा जाता था, ने दिल्ली के तोमर राजा को हराया और जालोर, पाली व चित्तौड़ पर अधिकार कर दिल्ली शिवालिक स्तंभ स्थापित किया। स्थापत्य में भी वे पीछे नहीं रहे। उन्होंने टोंक में बीसलपुर शहर बसाया और अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसे आज अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। वे एक महान साहित्य प्रेमी थे, जिन्होंने स्वयं हरकेली नाटक लिखा और उनके दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। उन्होंने एकादशी के दिन पशु वध पर भी पूर्ण रोक लगा दी थी। स्वर्ण युग के बाद चौहान वंश ने सत्ता का संघर्ष देखा। विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र अपरगांगेय को पृथ्वीराज द्वितीय ने सत्ता से बेदखल कर दिया। पृथ्वीराज द्वितीय ने 1167 के हाँसी शिलालेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया और मैनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर बनवाया। इसके बाद सोमेश्वर का शासन आया 1159 से 1177 ईस्वी। उनका पालन पोषण गुजरात में हुआ था और उनका विवाह त्रिपुरी की राजकुमारी कर्पूरी देवी से हुआ था। सोमेश्वर ने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर और 5 कल्पवृक्ष मंदिरों का निर्माण करवाया था। 1177 ईस्वी में महान पृथ्वीराज तृतीय मात्र 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। उनकी माता कर्पूरी देवी उनकी संरक्षिका बनी। उन्होंने अपने मंत्री कैमास और भुवनमल के साथ मिलकर चचेरे भाई अपरगांगेय का विद्रोह दबाया। पृथ्वीराज ने दिग्विजय नीति अपनाई। 1182 में उन्होंने भंडानक जाति का दमन किया और महोबा के युद्ध में चंदेल शासक परमर्दिदेव को बुरी तरह हराया, जहां वीर सेनापति आल्हा और उदल वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद 1184 में नागौर के युद्ध में उन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय को भी पराजित कर संधि की। एक तरफ बाहरी आक्रमण का खतरा था तो दूसरी तरफ राजपूतों में आपसी विवाद चल रहा था। दिल्ली पर उत्तराधिकार को लेकर पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद गहरवाल के बीच गहरी दुश्मनी थी। जयचंद ने पृथ्वीराज के दुश्मनों जैसे चंदेलों को सैन्य समर्थन दिया। दोनों ही शासकों की साम्राज्य विस्तार की होड़ ने दूरियां और बढ़ा दी। इसी बीच पृथ्वीराज द्वारा जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर विवाह करना इस कड़वाहट का चरम बिंदु बन गया। इन अंतर्द्वंद्वों ने भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ों में से एक तराइन के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया, लेकिन गौरी को काजी जियाउद्दीन को धन देकर छोड़ देने से युद्ध की नई तैयारी का बहुमूल्य समय मिल गया। 1192 के द्वितीय युद्ध में तुर्क सेना ने घोड़ों और हल्के हथियारों का कुशल प्रयोग किया। वहीं राजपूतों में एकता का अभाव था। जयचंद ने कोई सहयोग नहीं दिया और कुछ प्रमुख राजपूत सेनापति अनुपस्थित थे। परिणामस्वरूप गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। तराइन की इस हार के दूरगामी परिणाम हुए।
पृथ्वीराज की पराजय ने भारत में 1947 तक चलने वाली विदेशी दास्ता का मार्ग प्रशस्त किया। राजपूतों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गईं और दिल्ली पर उनका नियंत्रण हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कई हिंदू और बौद्ध मंदिर नष्ट कर दिए गए। हालांकि इसका एक सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा। भारत में इंडो इस्लामिक साझी संस्कृति का उदय हुआ और समाज में समन्वय के लिए सूफी व भक्ति आंदोलनों की शुरुआत हुई। इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय पर अपरिपक्व सेनापति होने का मिथक फैलाया गया, जो पूरी तरह तथ्यहीन है। वे 1192 से पूर्व अजेय रहे थे। राजपूत सेना द्वारा भागती सेना पर वार न करना और क्षमा करना तत्कालीन हिंदू संस्कृति का महान आदर्श था। उन्होंने दलपुंगल और राय पिथौरा जैसी उपाधियां धारण की। उन्होंने दिल्ली के पास पिथौरागढ़ बनवाया और कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की। उनके दरबार में चंदबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, और जयानक जैसे महान विद्वान निवास करते थे। अजमेर छिनने के बाद चौहान वंश समाप्त नहीं हुआ। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज ने 1192 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की एक नई और स्वतंत्र शाखा की स्थापना की। इस नई शाखा में जैत सिंह, वाघभट और वीरनारायण जैसे शासकों ने परमारू और दिल्ली के तुर्क सुल्तानों के हमलों को खदेड़कर अपने पैतृक राज्य की रक्षा की और एक नया सवेरा लाया। रणथंभौर का असली गौरव राव हम्मीर 1282 से 1301 ईस्वी के शासनकाल में सामने आया। हम्मीर ने दिग्विजय नीति अपनाते हुए चित्तौड़, धार और आबू के शासकों को परास्त किया। उन्होंने 1290 और 1292 में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों को भी विफल कर दिया। हताश होकर खिलजी ने कहा था, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में हम्मीर ने कोटि यज्ञ का भव्य आयोजन करवाया। राव हम्मीर का सबसे बड़ा संघर्ष अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ। खिलजी की साम्राज्यवादी नीति के साथ साथ हम्मीर द्वारा विद्रोही मंगोल सेनापतियों को शरण देना इस युद्ध का बड़ा कारण बना। 1299 में खिलजी ने नुसरत खान और उलुग खान को भेजा, लेकिन राजपूतों के पलटवार में नुसरत खान मारा गया। इसके बाद अलाउद्दीन खुद विशाल सेना लेकर पहुंचा। रणथंभौर अभेद्य था, लेकिन रतिपाल और रणमल के विश्वासघात के कारण अंततः दुर्ग का पतन हो गया। ये युद्ध केवल एक हार नहीं, बल्कि अदम्य शौर्य और बलिदान का प्रतीक था। 1301 ईस्वी में यहाँ राजस्थान का प्रथम शाका हुआ। राव हम्मीर के नेतृत्व में राजपूतों ने अंतिम बलिदान केसरिया किया और रानी रंगदेवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पवित्र जौहर किया, जिसका प्रथम वर्णन अमीर खुसरो ने किया है। हम्मीर की वीर पुत्री देवलदे ने पदम तालाब में कूदकर जल जौहर किया। 11 जुलाई 1301 को खिलजी का दुर्ग पर अधिकार हो गया और अमीर खुसरो ने लिखा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। अंत में राव हम्मीर केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि संस्कृति के रक्षक भी थे। उन्होंने अपने पिता जैत सिंह के 32 वर्षों के शासन की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। हम्मीर पर लगाए गए हठधर्मिता और भारी कर के आरोप युद्धकालीन आपात स्थिति के कारण थे। शरणागत की रक्षा करना तत्कालीन हिंदू संस्कृति का परम धर्म था, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनकी शौर्य गाथाएं आज भी हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो और हम्मीर हट जैसे अमर ग्रंथों में जीवित हैं। इसी के साथ अजमेर और रणथंभौर के चौहानों की यह ऐतिहासिक यात्रा यहीं समाप्त होती है। Don't forget to like, subscribe, and share if you enjoyed this journey through time.